गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश किसके रूप में, घटकों के रूप में। यानी कि जो पोजीशन थी, पोजीशन वेक्टर था किसका, सेंटर ऑफ मास का, उसको हम कंपोनेंट में तोड़ रहे थे और तोड़ लिया था हमने एक्सीएम, वाईसीएम और जेडसीएम में। अब एक बात ध्यान रखना, कोई हमारे पास जो बॉडी थी या फिर हमारे पास जो निकाय था, सिस्टम था, ठीक है, पिंड था, निकाय था या सिस्टम था, उसमें कणों का वितरण कैसा था, असतत था, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं था। कैसा था, असतत था। क्लियर है ये वाली बात। अब यदि हमारे पास निकाय है या सिस्टम है, ठीक है, पिंड है, बॉडी है, उसमें कणों का जो वितरण है यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब कैसा है, सतत है। यानी इन कणों के बीच में, इन पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो अल्प है और ये सतत वितरण है। इसमें तो कोई पार्टिकल, कोई कण कहाँ था, कोई कहाँ था, ये ऐसा निकाय था। इसमें जो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होगी, कणों के बीच की जो दूरी होगी वो बहुत ही अल्प होती है और सतत का मतलब लगातार, ठीक है। यानी कि इसके बाद ऐसे ही लगातार, ऐसे नहीं है एक यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया फिर यूं ऐसे बीच में छोड़ा, नहीं, बीच में डिस्टेंस जो होगी वो नियत होती है, अल्प होती है बहुत, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे उसको घटकों में विभाजित करते हैं। देखो, जब वितरण कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, जब वितरण कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, कण वितरित है, कणों से मिलकर बनाए, ये भी निकाय भी और ये निकाय भी। इसमें कण कैसे व्यवस्थित है, कंटिन्यूअस, यानी कि कैसे, सतत डिस्ट्रीब्यूशन है, सतत वितरण है। कणों का कैसा वितरण है, सतत वितरण है। ऐसी कंडीशन में हम किसका उपयोग करते हैं, जब भी सतत होता है, याद कर लो आप 12th में बहुत काम में लिया था फिजिक्स में, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन का उपयोग करते हैं। जब भी सतत हो, कहीं पे भी कंटिन्यूअस हो, तो वहाँ पर आप समाकलन यूज लेते हो। जब भी असतत हो, ठीक है, कंटिन्यूअस वितरण ना हो, असतत हो, तो वहाँ हम समेशन का उपयोग लेते हैं। ध्यान रखना, यही समेशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो, अभी घटक तोड़ रहे हैं। पहले जो प्रीवियस क्लास में तोड़ा था वो निकाय में जो कण थे वो असतत थे, असतत रूप से व्यवस्थित थे। अब सतत रूप से कंटिन्यूअसली वितरित है ना, इसमें तो कोई कहाँ था कोई कहाँ था, ऐसे था उसमें। तो देखो, यदि निकाय यानी कि क्या, सिस्टम, यदि निकाय में कणों का वितरण यानी पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, सतत हो, इसमें कहीं ना कहीं एक द्रव्यमान केंद्र होता है और इसमें भी कहीं ना कहीं एक क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, जहां पूरे सिस्टम का द्रव्यमान माना जा सकता है क्या, m। ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वितरण सतत हो और कणों के मध्य की जो दूरी होती है ना, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, कणों के मध्य की दूरी क्या हो, अल्प हो, बहुत कम हो। डिस्टेंस क्या हो, पार्टिकल के बीच में बहुत कम हो, तो समेशन के स्थान पर इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो समेशन के स्थान पर किसका यूज करते हैं, हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अब देखो, जब हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन में आपने जैसे कार्य का फॉर्मूला पढ़ा है, तो कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स, यानी कि अल्प होता है ना कुछ होता था या नहीं होता था, होता था। कणों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो नियत रहेगी, ये बात तो ध्यान रखना, ठीक है।
एफ क्या होता था, अल्प होता था। अच्छा चलो आपको ये लंबाई ज्ञात करनी थी तो आप पहले अल्प लेते थे या नहीं लेते थे, लेते थे, छोटा सा भाग स्मॉल एलिमेंट लेते थे, जैसे dl लिया। अब पूरा ज्ञात करना है a से b तक, सतत है ना ये, तो इसका क्या ले लेते थे हम, इंटीग्रेशन लेते थे, यही तो काम करते थे। तो इसमें हम क्या मानते हैं, यदि निकाय का जो द्रव्यमान है अल्पांश वो हम कितना मान ले, dm, r चेंज नहीं हो सकता। द्रव्यमान का वितरण देखते हैं हम यहाँ पर, ध्यान रखना, अल्पांश द्रव्यमान कितना मान ले, dm, स्मॉल एलिमेंट किसका है, मास का, तथा उसका स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर, तथा उसका स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या है, r वेक्टर है। तो अब समझना, देखो कितनी जल्दी बन जाता है ये, कितनी जल्दी बन जाता है। अभी हम बात करते हैं किसकी, कंटिन्यूअसली यानी कि सतत की। कल हमारे पास ये जैसे सिस्टम है, इसमें कणों का वितरण क्या था, असतत था, ठीक है, तो वहाँ इंटीग्रेशन काम में नहीं लेते थे। तो इसका स्थिति सदिश क्या था, आर सी एम इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एम आई आर आई सदिश अपॉन क्या, m, यही था। अच्छा उसके हमने 3 कंपोनेंट निकाल लिए थे, x घटक, दूसरा कंपोनेंट y घटक और तीसरा कंपोनेंट z घटक। अच्छा x घटक क्या आया था, 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर क्या n तक, और ये बना था हमारे पास क्या, m i x i बना था या नहीं बना था, बिल्कुल बना था, m i x i बना था। दूसरा YCM क्या बना था, 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, और ये बना था MI YI बना था। और Z घटक क्या बना था, ZCM इज इक्वल टू 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to n MI ZI। ये प्रीवियस क्लास में हमने बना लिया था, जब जो कण का डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो क्या था, असतत था। अब देखो वितरण क्या है, सतत है। सतत समझना आप, अभी बताया, ये देखो कणों के बीच की दूरी अल्प होगी, और ये देखो सतत वितरण है, ऐसे सतत वितरण होगा कणों का। ऐसी कंडीशन में क्या करते थे हम, ये अल्पांश ले लेते हैं हम, कितना, dm, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, सतत में क्या होगा, कंटिन्यूअस में RCM निकालते हैं हम, ठीक है, क्या निकालते हैं, RCM। टोटल मास तो m होता ही है, तो इसको तो लिख देंगे m लिख देंगे, ठीक है। जब भी सतत वितरण हो, इंटीग्रेशन काम में लेते हैं, तो यहाँ लगा देंगे हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करेगा, आप स्मॉल का निकालो, पूरे का इंटीग्रेशन लगा दो, सारा निकल जाता है, तो इंटीग्रेशन लगा दिया। फिर mi की जगह हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं अब किसको, dm को, द्रव्यमान अल्प और क्या, r वेक्टर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस अल्प नहीं होगी। ये पूरा जो है ना, ये निकाय है, इसमें अल्प द्रव्यमान लो और पूरे का इंटीग्रेशन कर दो, तो पूरे का आ जाएगा द्रव्यमान, हमारे पास पूरा द्रव्यमान आ जाएगा ना, इसलिए द्रव्यमान क्या लेते हैं, स्मॉल लेते हैं, dm, ठीक है। इसके बाद हम इसके घटक देखते हैं, यानी कि कंपोनेंट वाले निकालते हैं, यानी x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश और z अक्ष के अनुदिश। क्या होता है, xcm, ycm और zcm। एक बात और ये क्लियर कर लेना, ये वितरण कैसा होना चाहिए जब भी इंटीग्रेशन का उपयोग लोगे, सतत। कण कैसे व्यवस्थित होने चाहिए निकाय में, सिस्टम में सतत होने चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 1/m बन जाएगा, ठीक है। समेशन की जगह इंटीग्रेशन का उपयोग ले लेना, x की जगह तो x ले लेना और अल्पांश dm। YCM में 1/m इंटीग्रेशन y इंटू dm, और 1/m यहाँ पर
जेड ले लेना, आई वाई लगाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन करेगा, वहाँ समेशन करता था 1 2 3 रखते थे, यहाँ समेशन सारा का सारा निकाल देगा इनटू डी एम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, एक्स घटक, वाई घटक और जेड घटक, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट निकाल लेते हैं किसके, द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश के, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास के। अब देखो एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, घनत्व का, क्या होता है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, यानी मास अपॉन क्या, वॉल्यूम, मास अपॉन क्या, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में कितना मास है वो किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, घनत्व को, डेंसिटी को। अगर हमारे पास अल्प यानी स्मॉल वॉल्यूम में स्मॉल क्या हो, द्रव्यमान हो, मास हो, तो रो इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी वी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम डी एम की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, रो इंटू डी वी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको हम डेंसिटी यानी घनत्व के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। आरसीएम एक्स वाई जेड तीनों होते हैं, इसमें क्या होगा 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन, आर वेक्टर तो रहेगा ही रहेगा, किससे और मल्टीप्लाई कर लो, रो इंटू डी वी से। एक्स सी एम निकाल लेते हैं, एक्स सी एम क्या आएगा 1 अपॉन एम आएगा और एक्स आएगा और डी एम की वैल्यू रो इंटू डी वी। वाई सी एम क्या आएगा 1 अपॉन एम आएगा और वाई आ रहा है, वाई बिल्कुल आएगा वाई, और डी एम की वैल्यू रो इंटू डी वी होगी। और फिर जेड सी एम आएगा, जेड सी एम क्या आएगा 1 अपॉन एम आएगा, फिर इंटीग्रेशन क्या आएगा जेड आएगा और डी एम की वैल्यू क्या होगा, रो इंटू डी वी हो जाएगा। इस तरीके से हम इसके क्या निकाल सकते हैं, घटक निकाल सकते हैं, कंपोनेंट निकाल सकते हैं। लेकिन जब सिस्टम में कणों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो क्या हो, असतत हो, सतत हो, है ना, कंटिन्यूअस हो, तो हम इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। और जब असतत हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, समेशन का उपयोग करते हैं। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ते हैं बहुकणीय, ठीक है, तंत्र की गतिज ऊर्जा, बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक निकाय है, एक सिस्टम है जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, मैनी पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। तो अगर वो हमारे पास गति कर रहा है, अगर उसमें ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, तो वो कितनी होगी वो हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या माना कि माना कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, ठीक है, माना किसी निकाय में, माना किसी सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, एन कण हैं, एन का मतलब 40 50 100 कितने भी हो सकते हैं। और अब ध्यान रखना द्रव्यमान का जो वितरण है ना, यानी कि द्रव्यमान जो वितरित है ना, वो क्या है हमारे पास, असतत है, यानी कि सतत वितरण नहीं है। और असतत जब वितरण होता है तो हम किसका यूज में लेते हैं, समेशन का यूज में लेते हैं। किसका यूज में लेते हैं, समेशन का यूज में लेते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं इसको समझने के लिए मैंने एक निर्देश तंत्र बनाया, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। इसमें कितने एक्सिस होते हैं, 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और
z एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, मूल बिंदु है, ओरिजिन है। हम एक सिस्टम लेते हैं, निकाय लेते हैं, एक बॉडी है या फिर एक पिंड है जो कि कणों से मिलकर बना होगा। क्लियर है? जैसे पत्थर की बॉल हो सकती है। इसमें हमने क्या लिया, कोई भी एक कण ले लिया। मान लो ये कौन सा कण है, कौन सा पार्टिकल है, i कण है। जैसे 100 पार्टिकल है, 100 में से कोई सा भी एक पार्टिकल ले लिया, कोई सा भी एक कण ले लिया इसमें से, 10वां 12वां, है ना। और इसका जो द्रव्यमान है ना, मास है ना, वो कितना है, mi है। ठीक है, कितना है मास, mi है। अब ये जो हमारे पास निकाय है, पिंड है, इसका क्या होगा, एक द्रव्यमान केंद्र होगा, जहां पर यह पूरे जो कण है उनका सारा का सारा द्रव्यमान जोड़ दो। मान लो कुल द्रव्यमान जो है इसका, कुल मास जो है वो, टोटल मास जो है वो m है। वो पॉइंट है द्रव्यमान केंद्र जहां सारा का सारा m मान सकते हैं एक पॉइंट पर। प्रीवियस क्लास में आपने डिस्कस कर चुके हो। ये पॉइंट मान लिया, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, cm, यानी द्रव्यमान केंद्र बिंदु है। ठीक है, अब देखो ये ओरिजिन से, मूल बिंदु से इस द्रव्यमान केंद्र को एक सदिश के द्वारा व्यक्त किया मैंने। किसके द्वारा, एक वेक्टर के द्वारा। और ये क्या है, RCM सदिश। तो मैं लिख देता हूं, RCM सदिश क्या है, कहां से बता रहा है ये स्थिति, मूल बिंदु से बता रहा है, किसकी, द्रव्यमान केंद्र की। सदिश का मतलब दिशा, O से CM, और RCM ये दूरी हो गई। RCM सदिश क्या है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। ठीक है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष CM यानी द्रव्यमान केंद्र का, सेंटर ऑफ मास का क्या है, पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, द्रव्यमान केंद्र के विद रिस्पेक्ट टू निर्देश तंत्र, कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोजीशन वेक्टर ऑफ CM इज RCM। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या है, RCM, किसके रिस्पेक्ट में, निर्देश तंत्र के। अब ये देखो, ये कोई भी एक कण लिया है, वो कण, इसका हम क्या ले लेते हैं, इसको एक सदिश के द्वारा व्यक्त करते हैं, एक वेक्टर के द्वारा व्यक्त करते हैं, और ये है हमारे पास RI वेक्टर। ठीक है, RI सदिश क्या है, I वेग पार्टिकल का स्थिति सदिश। ठीक है, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष या कोऑर्डिनेट सिस्टम के सापेक्ष, इसके सापेक्ष इसका, यानी यहां से हम इसकी स्थिति बता रहे हैं, किसकी, I वे कण की। साथ में मैं एक स्थिति सदिश यहाँ भी यूज में ले रहा हूँ, और देखो इसकी डायरेक्शन द्रव्यमान केंद्र से I वे कण की है, और ये मैंने मान लिया RI डैश सदिश। RI डैश क्या है, RI डैश सदिश क्या है, द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष यानी कि सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष किसकी स्थिति बता रहे हैं, I वे कण की। I वे कण का क्या है, ये स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर है। स्थिति सदिश क्या बताता है कि ये I वे कण जो है वो द्रव्यमान केंद्र से इस दिशा में है, और इसकी डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो RI डैश है। अब आपने त्रिभुज का एक नियम पढ़ा है, ये A वेक्टर होता है एक सदिश, ये दूसरा सदिश है B वेक्टर, और अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या है, C वेक्टर। तो C वेक्टर किसके इक्वल होता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A सदिश प्लस B सदिश के। यहाँ देखो A की जगह क्या है, RCM है, B की जगह क्या है, RI डैश है, और अपोजिट में कौन है, RI सदिश है। 11th क्लास में पढ़ा है। तो क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पर RCM वेक्टर प्लस RI डैश वेक्टर, RI डैश सदिश, अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है, RI सदिश है। अपोजिट में कौन सा है,
आर आई सदिश है। इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल कर देते हैं, अवकलन करते हैं। अवकलन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बनेगा, देखो डी आर सी एम अपॉन डी टी प्लस डी आर आई डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर आई सदिश अपॉन डी टी। अब देखो जब स्थिति है ना, ये देखो आरसीएम क्या है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है मूल बिंदु के सापेक्ष। जब आरसीएम चेंज होगा, स्थिति में परिवर्तन होगा, समय के साथ परिवर्तन होगा, यानी कि पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो ये क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, ये वेग है। स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो हमारे पास अगर ये चेंज हो रही है ना स्थिति, तो हमें क्या मिलेगा, वेग मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। अब देखो डी आर आई अपॉन डी टी, यानी कि आर वेग कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, यानी कि मूव कर रहा होगा, गति कर रहा होगा, तो इसका वेग होगा। तो इस आई वेग कण का वेग मैं लिख देता हूँ वी आई वेक्टर, सदिश लगा दिया। फिर इक्वल आ रहा है तो हम इक्वल लगा देते हैं, इसको बाद में लिखता हूँ मैं ना। अब इतना लिख दिया। अब देखो डी आर सी एम अपॉन डी टी, ये भी गति कर रहा होगा सी एम, जब तो आर सी एम चेंज होगा, आर सी एम अपॉन वी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, वी सी एम प्लस, अब देखो डी आर आई डैश अपॉन डी टी, यानी ये भी चेंज हो रहा होगा, ये गति कर रहा होगा, तो ये दूरी भी बदल रही होगी, तो इसको हम लिखते हैं क्या, वी आई डैश। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है भाई, वी आई डैश लिख दिया हमने, वी सी एम लिख दिया, इतना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा। वी आई डैश क्या है, वी आई डैश क्या है, आर आई डैश क्या था, ये दूरी थी। तो अगर हम द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष देखें, ये दूरी चेंज होती है, यानी आई वे कण की स्थिति चेंज हो रही है, तो किसका वेग मिल रहा है हमारे पास, इसका वेग मिल रहा है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ से आर आई डैश, यही तो है आर आई डैश, और इसमें अगर चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो हमें मिल रहा है क्या, वी आई डैश, किसके रिस्पेक्ट में, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष आई वे कण का क्या है, वेग है, वेलोसिटी है। क्लियर है ये वाली बात। VCM क्या है, VCM क्या है, अब आपके समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ द्रव्यमान, यहाँ तंत्र के सापेक्ष इसकी स्थिति चेंज हो रही है, तो यहाँ से तो चेंज हो रही है, ये चेंज होता जाएगा, ये ऐसे खिसक गया, तो ये चेंज हो रहा है, तो इसका वेग होगा किसके रिस्पेक्ट में, देख रहे हैं, ओ के रिस्पेक्ट में, तो तंत्र के रिस्पेक्ट में। ये क्या है, सिस्टम के रिस्पेक्ट में, तंत्र के सापेक्ष किसका वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग, यानी कि क्या, वेलोसिटी। तो वी आई सदिश इज इक्वल टू वी सी एम प्लस क्या आ जाएगा, वी आई डैश आ जाएगा। ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखो आई वे कण की क्या गतिज ऊर्जा निकालनी है, ये कण ले लेता हूं मैं। आई वे कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, एक कण की निकाल रहे हैं, गतिज ऊर्जा क्या होगी, ई के आई। कोई भी कण यदि हमारे पास v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, और उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। कोई कण अगर v वेग से गति कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितनी होती है, हाफ mv² होती है। ठीक है, तो आई वे कण का वेग कितना है, ये देखो आई वे कण का वेग है vi, किसके सापेक्ष देख रहे हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष। आई वे कण की वेलोसिटी या वेग कितना है, vi है, तो बताओ मूल बिंदु के सापेक्ष गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ mIvi²। ठीक है, अभी तो हमने कितने कण के लिए, केवल एक कण के लिए, आईवा कण, कोई सा भी एक कण। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ई के आई इज इक्वल टू
हाफ एम आई और वी आई सदिश डॉट वी आई वेक्टर। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ए वेक्टर डॉट मल्टीप्लिकेशन ए वेक्टर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर के होता है। ठीक है, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, दो सदिश है और उनका हम क्या करा रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो हम उसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं डॉट ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने हाफ एम वी आई डॉट क्या लिख दिया? वी आई वेक्टर लिख दिया। तो ई के आई यानी कि आई वे कण की गतिज ऊर्जा क्या आएगी? हाफ, उसके बाद क्या? एम आई बड़ा ब्रैकेट, वी आई की वैल्यू मैं यहाँ से लिख देता हूँ वी सी एम प्लस वी आई डैश और डॉट, और फिर वी आई वेक्टर की वैल्यू दोबारा लिख देता हूँ वी सी एम प्लस वी आई डैश। ठीक है, तो ई के आई इज इक्वल टू हाफ एम आई। अब देखो वी सी एम को इस वी सी एम से गुना किया, वी वी एम डॉट वी सी एम प्लस वी आई डैश को वी सी एम को इस से मल्टीप्लाई किया, वी आई डॉट वी सी एम वैक्टर, फिर वी आई डैश को इससे किया प्लस वी सी एम डॉट वी आई डैश वैक्टर, और वी आई डैश को वी आई डैश से किया वी आई डैश डॉट वी आई डैश वेक्टर। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ए डॉट ए इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, और ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए। तो ये बनेगा ई के आई इज इक्वल टू हाफ एम आई, ये बनेगा वी सी एम डॉट वी सी एम यानी कि वी सी एम स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो प्लस वी आई डैश डॉट वी आई डैश, ये बन जाएगा वी आई डैश स्क्वायर। अब ये देखो वी आई डैश डॉट वी सी एम और वी सी एम डॉट वी आई आगे पीछे तो लिखा है और ये सेम होते हैं दो अलग अलग, तो इनको हम एक साथ लिखें तो क्या बनेगा? टू वी सी एम कैसे लिख लो? डॉट वी आई डैश वेक्टर, कैसे भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना। तो ये तो आ गई हमारे पास केवल आई वे कण की। हमें पूरे निकाय की चाहिए, संपूर्ण निकाय की, पूरे सिस्टम की क्या? काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। उसे हम रिप्लेस करते हैं किससे? ई के से। अब देखो एक कण की तो क्या है? आई वे कण की ई के आई है। अगर हम इसमें समेशन ले लें तो आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। तो अब देखो समेशन को सोल्व करो तो ई के 1 यानी पहले कण की गतिज ऊर्जा, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर आई की वैल्यू 2 रखोगे, ई के 2 दूसरे कण की, ऐसे डैश 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 सारे कण की गतिज ऊर्जा, सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी या नहीं आएगी? आ जाएगी। गतिज ऊर्जा आएगी या नहीं आएगी? आ जाएगी। इसलिए हमने इसका क्या ले लिया? समेशन। समेशन का मतलब कंप्लीट निकल जाएगा फिर हमारे पास। तो हम इसे सोल्व करते हैं। देखो ई के इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। ई के आई की वैल्यू ये है ही क्या? हाफ एम आई और ब्रैकेट में वी सी एम स्क्वायर प्लस वी आई डैश स्क्वायर प्लस 2 वी सी एम डॉट वी आई डैश वेक्टर। क्लियर है? सिंपल डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा हमें क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक है, और एज इट इज़ नोट कर लेना है बस। अब देखो जब हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, इसको चलो मल्टीप्लिकेशन और करा लेते हैं, अंदर कराते हैं। देखो ई के इज इक्वल टू समेशन और हाफ एम आई सबों से मल्टीप्लाई है, तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n हाफ एम आई, ये है वी सी एम स्क्वायर। ठीक है, प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n हाफ एम आई और ये मल्टीप्लाई करो वी आई डैश स्क्वायर प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। अब देखो ये हाफ एम आई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल, एम आई बचेगा, एम आई और इससे मल्टीप्लाई होगा वी सी एम डॉट वी आई डैश
वेक्टर से। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ समझना, अब जो पद हम सोल्व कर रहे हैं वो कौन सा है। इसमें 3 टर्म्स आ रही है, 3 पद आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैं थर्ड पद के बारे में थोड़ा सा विचार कर रहा हूँ। देखो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई, थर्ड पद देखना, थर्ड वाला, थर्ड टर्म देखना। एम आई क्या है? अदिश है, स्केलर है। अब एम आई को चाहे इससे मल्टीप्लाई कर लो चाहे इससे मल्टीप्लाई कर लो, है ना। और ये जो समेशन है ना हमारे पास, ध्यान रखना ये जो समेशन है वो आई के लिए है। तो VCM तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, VCM तो मैंने कहाँ लिख लिया, बाहर लिख लिया इस VCM को। एम आई को आई से मल्टीप्लाई, डॉट मल्टीप्लाई है डॉट, और समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये एम आई को मैं अंदर ले गया क्या, VI डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस टर्म को ऐसे क्यों लिखा हमने, देखो VCM पर क्या समेशन का इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं आई का पड़ रहा है, नहीं, VCM को तो मैंने यहाँ बाहर ले लिया। समेशन i इज इक्वल टू 1 to लेकर एम आई, ये क्या है, अदिश राशि है, स्केलर है। स्केलर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, इससे चाहे इससे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया अंदर वाले से, क्या, एम आई VI डैश समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। ये जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू का जो मान होता है ना वो होता है 0 होता है। अब आप क्या होगे, कैसे होता है, आपने पढ़ा था समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एम आई आर आई डैश इज इक्वल टू 0 होता है। कहाँ पढ़ा था, द्रव्यमान केंद्र का आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। यानी कि मास मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ये हमने इस द्रव्यमान केंद्र जब डेफिनेशन पढ़ी थी सेंटर ऑफ मास, वहाँ डिस्कस किया था। अगर इसका हम अवकलन कराएं, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एम आई डी आर आई डैश अपॉन डी टी होगा। ठीक है, अब इसका अवकलन भी क्या होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक और एम आई, और जब स्थिति 0 हो रही है तो वेग भी क्या लिखेंगे हम, एम आई इंटू VI डैश वेक्टर, ये भी क्या होना चाहिए, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 0। 0 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 होता है, ये क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र का आघूर्ण, यानी मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहलाता है। फर्स्ट लेक्चर में देखा था द्रव्यमान केंद्र के। तो क्या आएगी हमारे पास, टोटल एनर्जी या कुल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, 2 पद बचेंगे। कौन सा, एक तो फर्स्ट समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और क्या, हाफ एम आई VCM स्क्वायर, हाफ एम आई VCM स्क्वायर, और सेकंड बच रहा है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n और हाफ एम आई VI डैश स्क्वायर। और वेग कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या, वेग। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई के इज इक्वल टू, अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एम आई का मतलब क्या होता है, कुल द्रव्यमान होता है। एम आई का मतलब क्या होता है, कुल द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ये किसका वेग है, द्रव्यमान केंद्र का वेग है। तो ये किसकी ऊर्जा होगी, द्रव्यमान केंद्र की, यानी कि सेंटर ऑफ मास की। तो हम इसे लिख सकते हैं ECM। और ये किसकी होगी, ये आई वे कण की गतिज ऊर्जा होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं E के डैश, आई वे कण आ रहा है ना, आई वे कण की गतिज ऊर्जा। लेकिन अब इनमें भी एक है ई के, तो क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि कुल गतिज ऊर्जा है। और ये जो ECM होती है ना, ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष है। ठीक है, ECM प्लस ई के डैश,
ठीक है। ECM तो क्या है, द्रव्यमान केंद्र का वेग है, सेंटर ऑफ मास का वेग है, तो वेलोसिटी है, तो ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है ये वाला पद। और ये वाली जो टर्म है ई के डैश, ये है आयवेकन की गतिज ऊर्जा, आयवेकन की काइनेटिक ऊर्जा किसके सापेक्ष, CM के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। तो क्योंकि जो RI डैश थी ना हमारे पास, वो किससे दूरी है, द्रव्यमान केंद्र से दूरी थी आयवेकन की। तो E के इज इक्वल टू किसके आता है, ECM प्लस E के डैश के। इस तरीके से पूरे निकाय की, पूरे सिस्टम की हम क्या निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।